Good morning, my dear students. Welcome to channel Planet of Education. और आज हम जो टीचिंग का टॉपिक है वह है क्लास 7th, जिसके अंतर्गत ज्योग्राफी में लेसन 5 वाटर जल। हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे जल के बारे में। हमने वायु का अध्ययन कर लिया है पिछले टॉपिक में, और आज जो हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं वह है जल। जल तो सब जानते ही हैं, पानी, नीर, बहुत सारे उसके पर्यायवाची होते हैं और उसका महत्व भी बहुत ही अधिक होता है मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए एवं पेड़ पौधों वनस्पति के लिए जल बहुत ही ज़्यादा जीवनदायी और ज़रूरी होता है, क्योंकि जल के बिना कल नहीं है और जल को ही हम जीवन मानते हैं। जल ही एक प्रकार से जीवन है हमारा। जल के बारे में सोचने पर आपने मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आपके मस्तिष्क में जल, जैसे ही जल हमारे सामने आता है, मस्तिष्क में आता है, तो हमें बहता हुआ झरना, नदियाँ, समुद्र, लहराता हुआ, ये चित्र हमारे मस्तिष्क में लगभग सभी के आते हैं। आप नदी, जलप्रपात का तात्पर्य होता है झरने से वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं, और बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। जब बारिश होती है तब तो गड्ढे भर जाते हैं, और कुछ समय पश्चात वह जल वहाँ मौजूद नहीं रहता है। वह जल कहाँ चला जाता है? जो जल अभी बारिश के समय में तो बहुत सारा इकट्ठा हो रहा था, और वो चला कहाँ गया? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। ठंडा होने पर जल व वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरते हैं। और जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, जल अपने स्वरूप को बदल सकता है। जल की 3 अवस्थाएं बता रखी है, लिक्विड फॉर्म में, गैसीय में, और जो है ठोस, द्रव और गैस, इसके स्वरूप होते हैं। और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच जल हमेशा चक्कर लगाता रहता है। उसको हम जल चक्र कहते हैं। जल का बारिश की बूंदों के रूप में गिरना, समुद्र में इकट्ठा होना, सूर्य की रोशनी से, फिर सूर्य की उष्मा से उसका जल वाष्प में बदलना, फिर संघनित होकर के वापस जल वाष्प का ठंडा होकर के बूंदों के रूप में फिर से गिरना, या फिर हिम के रूप में जम जाना, ये इसकी फॉर्म होती है जल की, जो 3 प्रकार की होती है। और यही जो चक्र हैं, पृथ्वी पर गिरना जल का, वर्षा के रूप में, फिर से इकट्ठा होना, वापस उष्मा से वाष्पीकरण होना, तो ये एक चक्र चलता रहता है। इसी को जल चक्र कहते हैं। और जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों और वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। थलशाला, ये थलशाला क्या है ये बता रखा है शब्दावली के अंदर। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। थलशाला कहते हैं उसको, घर के पौधे रखने का कृत्रिम नर्सरी जो होती है, जहाँ घर में हम पौधे लगाते हैं गमलों में, तो वहाँ पर उनको उगाया जाता है, वह थलशाला होती है। अब हमारी पृथ्वी भी एक थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है, और जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत होते हैं। अलवण यानी जो खारा जल नहीं होता है, वह अलवणीय जल होता है। जैसे नदी, ताल अर्थात तालाब, सोते, बहुत सारे सोते का मतलब है ऐसे स्रोत होते हैं, पहाड़ी झरने होते हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं जहाँ से जल बहता रहता है, निकलता रहता है। एवं हिमनद,
हिम नदी यानी बर्फ़ की नदियाँ, अर्थात ऐसी नदियाँ जो बर्फ़ के पिघलने से बन रही है, जो पहाड़ी इलाकों में हिमालय क्षेत्र में होती है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। समुद्र, महासागर, इन सब का जल जो होता है वो खारा होता है और इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। जो खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है वो समुद्र से ही प्राप्त किया जाता है। संसार का हमें चित्र दिखाई दे रहा है। सभी महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सभी हमें नज़र आ रहे हैं। रेखाएं, मकर रेखा, ये है भूमध्य रेखा और फिर आती है ये कर्क रेखा जो भारत से भी गुजरती है। यहाँ इसमें हमें प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियाँ दर्शा रखी है। प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियाँ। जो ब्लू वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी ब्लू वाला भाग है, नीले कलर जितने भी बता रखे हैं, वह सभी महासागर, समुद्र हैं एवं छोटी छोटी झीलें, तालाब, नदियाँ ये हैं। जल का वितरण क्या आप जानते हैं? लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। 1000 ग्राम अगर जल है उसमें नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। महासागर की औसत लवणता होती है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। प्रति 1000 में 35वां भाग, प्रति 1000 का 35वां भाग नमक होता है, वह महासागर की औसत लवणता होती है। जल का वितरण यानी जल को किस प्रकार से बांटा गया है, किस प्रकार से वो वितरित होता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी की कितनी सतह का? 3/4 भाग जो किससे ढका हुआ है? जल से। 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। हम जानते हैं यह जो पृथ्वी है इसका यह जो भाग है यह पूरा है जल। क्या है? जल। 3/4 का मतलब 75%। और जो ये बचा है यह है थल भाग यानी भूमि वाला हिस्सा। तो पूरी पृथ्वी में लगभग 3/4, यह जो चौथा भाग है यही सिर्फ भूमि है। बाकी 1, 2 और 3 भाग, पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल ही मौजूद है। तो जल अत्यधिक मात्रा में होते हुए भी हमारे यहाँ पीने योग्य जल की कमी होती है। क्यों? क्योंकि जो जल है मौजूद उसके अंतर्गत हमें पीने योग्य जल इतना सा प्राप्त होता है और ये सारा जो जल है वो खारा जल है, लवणीय जल है। और ये जो जल थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है 2 से 2.5-3% हिस्सा वह ही पीने योग्य है। बाकी 97% है ना, 97% जो जल है वह क्या है? लवणीय जल है, महासागरों और समुद्रों में है। चलिए आगे देखते हैं। 3/4 जल जो भाग है हमारा जल से ढका हुआ। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? अभी हमने बात की थी भाई जल अत्यधिक मात्रा में होने का पर भी जल की कमी है बहुत सारे देशों में। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। देखिए, महासागर क्या बता रखा है? सबसे पहले महासागर में सभी महासागरों का जल कितने प्रतिशत बता रखा है? 97.3। बर्फ छत्रक का मतलब होता है ग्लेशियर, हिम के रूप में जमे हुए ग्लेशियर पहाड़ों पर। वो कितना है? 0.2, सिर्फ 0.2%
भूमिगत जल जो भूमि के अंदर है वह 0.68 और झीलों का अलवण जल जो झीलों में जो मीठा जल है वह 0.009। अब देखते हैं हम स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, वह है 0.009%, वायुमंडल में 0.019% और नदियां जो हैं वह 0.0001% मानी गई है और ये सभी मिलाकर हैं 100%। अब इन सब में जो पीने योग्य जल है वह 1, 2, 3, फिर नदियां 4 और वायुमंडल 5 जो वाष्प के रूप में है। तो 97% जल तो हमारा खारा ही हो गया, तो बचा और क्या, वो पूरे विश्व के लिए पीने योग्य जल है। क्या आप जानते हैं इजराइल का जो मृत सागर है, लाल सागर के नाम से जिसको जाना जाता है, उसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है। वह जल विश्व के सभी झीलों, तालाबों और लवणीयता के रूप में सर्वाधिक मात्रा में लवणता लिए हुए हैं, जो 340 ग्राम प्रति लीटर है सर्वाधिक मात्रा में, और तैराक इसमें प्लव सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, यानी कि सघनता अधिक हो जाती है। उस जल की सघनता अत्यधिक मात्रा में ज़्यादा है, उसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और उस नदी उस जो है तालाब के जल में व्यक्ति डूब नहीं सकते, डूबते नहीं हैं, सघनता इतनी अधिक होती है, उसके ऊपर ही रहते हैं। और वह जल भी जो है बहुत चिकनाई लिए हुए होता है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, परंतु जीव उसमें एक भी नहीं रह सकता है क्योंकि अत्यधिक खारा होने के कारण उसमें कोई भी जीव जो है जिंदा जीवित नहीं रह सकता है। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए यहाँ एक बता रखा है, अलवण जल का वितरण किस प्रकार से है। अलवणीय जल का 9 चम्मच बराबर बर्फ छत्रक दे रखा है। भूमिगत जल को 2 चम्मच बताया है और आधा चम्मच अलवण जल झीलों में बताया गया, और 1 बूंद है जो सिर्फ नदियों में। इस प्रकार से इसका उदाहरण दिया गया है कि 1 बूंद नदियों में है, टोटल मिलाकर 1 चम्मच, आधा चम्मच झीलों में है, 2 चम्मच भूमिगत है और 9 चम्मच बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जो वो भी क्या होता है, नदियों में बहता 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 जाता है और समुद्र में मिल जाता है, और जो अलवणीय भी लवणीय बन जाता है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। ये जल, जैसे इस वर्ष वर्षा पिछले वर्ष की बजाय अत्यंत कम हुई है। इस बार हमारे लगभग सभी नदियाँ, बांध खाली ही रह गए हैं। जल की समस्या अब आएगी क्योंकि जल को इसलिए हमें मितव्ययिता के साथ में उसका उपयोग करना पड़ेगा और जल का बहुत सावधानी से उपयोग करना पड़ेगा। और आए दिन हम न्यूज़, अखबार उनमें देखते रहते हैं, कहीं कहीं पर तो अत्यधिक मात्रा में पानी होता है, बाढ़ आ जाती है, और कहीं कहीं पर अकाल पड़ जाता है, सूखा होता है। तो ये जल को बचाए रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगले पार्ट में हम महासागरीय परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समुद्र के बारे में, तरंगे क्या होती है, लहरें क्या होती है, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।